हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन, ठीक है। और आज डिस्कशन का क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कशन नंबर 1 है, ठीक है। और आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये पेपर हुआ था 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2022। भर्ती कौन सी थी? वही सीजीएल 2022 की भर्ती थी और दिसंबर 22 में ही इसका पेपर हो गया था, ठीक है। और हम लोग तैयारी कौन सी कर रहे हैं? सीजीएल 2023 की। तो ये 1 दिसंबर के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो इसमें कुल 30 सेट हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे करेंगे। एक शुरू करते हैं, आज 30 दिन अभी और बाकी है, 30 दिन में कर लेंगे। तो 1 दिसंबर का सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम वाला हम लोगों को करना है, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीजीएल में क्या क्या पूछा जा रहा है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। जैसे साइनोनियम में 2 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एंटोनिम में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कभी कभी आप उससे घबरा जाते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, एक नमूना दर्शन करा दिया था आप लोगों को उन क्वेश्चंस का। चलो आज उनसे निपटते हैं, देखते हैं उनमें कितने क्वेश्चन आज मिलते हैं। नहीं मिलते हैं तो आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे, है इसी में तो पूछे ही गए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना डिस्कशन और देखते हैं कि 25 क्वेश्चंस में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। और पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही ली होगी, आई एम श्योर पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी, ठीक है। और जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं सॉल्व किया या जिनको नहीं मिला है वो टेलीग्राम चैनल पे जा दें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, ढूंढ लीजिए टेलीग्राम चैनल में, ये सारे के सारे पड़े हुए हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको रोज़ रोज़ मिलता रहेगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पे इसके लिंक भी भेज देंगे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लो तो डेली मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो पीडीएफ जरूर सॉल्व करिए भैया। जो लोग एमटीएस वाले हैं, जो लोग हमारे साथ पहले से कर रहे हैं, उनको तो अच्छी तरह पता है कि मैं बार बार ये जोर देता हूँ कि आप पीडीएफ जरूर सॉल्व करिए। क्योंकि जब पीडीएफ आपको पहले मिल जाता है, 2-3 घंटे 4 घंटे पहले मिल जाता है, तो सॉल्व करके देखो यार, आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। जो क्वेश्चन आता है नहीं आता है तो छोड़ दो उसको, ठीक है, थोड़ी कोशिश कर लो। नहीं तो जब आप उसको कोशिश कर रहेंगे तभी जब मैं समझाऊंगा तो उसका मजा या फायदा तभी आएगा ना, तो आपको पता चलेगा आप किस एंगल पे कहाँ गलती कर रहे थे, ठीक है। स्टार्ट करें, तो बातें बहुत हो गई, चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। और ये देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीजीएल 2022 का 1 दिसंबर का ये रहा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने कि सेलेक्ट द सेंटेंस, ठीक है, विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। ये देखो ये ग्रामर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा जाता था। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर उसमें क्या कहते हैं सीडीएस वगैरह में पूछे जाते थे। अब एसएससी ने भी शुरू कर दिया है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने एडवर्ब पढ़ा होगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर भी पढ़ा होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, टाइम, ये सब पढ़ा होगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? तो पहले आप ये समझ लो कि एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है कि ये कार्य करने का ढंग होता है। हाउ द वर्क वॉज डन, हाउ द एक्शन वॉज परफॉर्म्ड। तो ये हो गया कार्य करने का ढंग, इसको हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये हो गया ढंग, कोई काम करने का तरीका। तो जिस सेंटेंस में काम करने का तरीका यूज किया गया होगा वही सेंटेंस होगा। पहला सेंटेंस देखो लिखा है कि ही हैज जस्ट डन हिज वर्क। तो इसमें जो एडवर्ब है वो कौन है? जस्ट है। जस्ट का मतलब क्या हुआ है कि उसने अभी अभी ये काम पूरा किया है। तो ये बताओ कि अभी अभी काम करने का ढंग है या टाइम है, बताओ। तो ये क्या हो गया? ये टाइम हो गया। तो पूछा है एडवर्ब ऑफ मैनर, ना कि एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है ही डज हिज वर्क केयरफुली। वो अपना काम बहुत सावधानी से, बहुत कायदे से, बहुत केयरफुली करता है। तो ये जो केयरफुली है, केयरफुली क्या है? ये काम करने का ढंग है। कोई आदमी बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से, बहुत ढंग से काम करता है तो ये काम क्या हुआ? काम करने का मैनर हुआ। तो यही है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आपका आंसर ये हो गया। थर्ड वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ही हैज़ डन हिज वर्क ऑन माई टेबल। ऑन माई टेबल क्या है भैया? ऑन माई टेबल प्लेस है, उसने अपना काम कहाँ किया? मेरी मेज पर किया। तो ये क्या हो गया? प्लेस हो गया। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, तो ये गलत हो गया। लिखा है कि ही डन हिज वर्क रेगुलरली। एक तो ही डन गलत है, दूसरा है कि रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब क्या हुआ? नियमित रूप से, कंटिन्यूअसली। तो ये क्या होता है? कोई काम जब हम रेगुलरली करते हैं तो उसको अंग्रेजी में क्या कहोगे?
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रोज रोज करता है तो फ्रीक्वेंसी होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो मैनर किस सेंटेंस में लगा हुआ है? मैनर लगा है दूसरे वर्ब में, दूसरे वाले सेंटेंस में, जहां उसको उसके काम करने का तरीका बताया गया है केयरफुली। तो आंसर आपका कौन सा होगा इसमें? 2। क्लियर? कोई डाउट, शक, शुबहा हो तो बताओ, ठीक है, आगे बढ़े। नहीं अभी नहीं बता सकते हो मुझे तो मैसेज कर देना यार, और क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इसमें कह रहे हैं कि अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करो, उसकी जगह पे दूसरा वर्ड अगर तो उसकी जगह पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो इम्प्रूवमेंट करो। और ये वाला क्वेश्चन कल हमने कराया था, जब हम डिस्कस करा रहे थे, एनालिसिस करा रहे थे, तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाया था। देखो लिखा है कि ही वॉज लुकिंग इनटू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर्स। फॉर द लास्ट 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से, बट कुड नॉट फाइंड इट। वो 2 घंटे से किताब को डैश कर रहा है पर उसको मिली नहीं, तो ढूंढ रहा होगा। तो अपनी 2 घंटे से अपनी किताब को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। तो तलाश करने के लिए लुक के साथ क्या यूज किया जाता था? देखो भैया ये है लुक, ठीक है। लुक के बाद जब हम लोग क्या यूज करते हैं? लुक के बाद इनटू यूज करते हैं, जो कि वहां लगा हुआ है। तो लुक इनटू का मतलब होता है ना देखभाल करना, इन्वेस्टिगेट करना। लिखने की जगह नहीं, आप ऐसे समझिए। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट अ केस, किसी केस को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसकी छानबीन कर रहे हैं, तो लुक इनटू लगाओगे, ठीक है। अब ये लिखा है लुक डाउन ऑन, तो लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है? लुक डाउन ऑन का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत गिरी हुई नज़र से देखते हैं, बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं। मान लो आप बड़े अमीर हैं, गरीबों के लिए आप ऐसे अरे छी छी ये तो ऐसे ही सब लोग होते हैं, तो मतलब ये किसी का ह्यूमिलिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमिलिएटिंग व्यू से देखते हैं कि बहुत छोटा, बहुत मतलब ऐसे गिरौना टाइप का जीव जंतु है। लुक फॉर, जब लुक के बाद आप फॉर यूज करते हैं तो लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को सर्च करना, किसी चीज़ को तलाश करना। तो वो बुक ही तो ढूंढ रहा है बंदा, तो लुक फॉर लगेगा। अब लुक आफ्टर दिया हुआ है, तो देख लो, ये भी देख लो, इतना हो गया। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी की देखभाल करना। जैसे दादा दादी बूढ़े हो गए तो उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करना, ये कहा जाता है लुक आफ्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे किताब की सेवा तो कर नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? किताब ढूंढ रहे थे, तो लुक फॉर लगेगा, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स होती हैं लुक के साथ। अब ये 4 में तो काम नहीं चलेगा भैया, लुक के साथ कम से कम 8-9 इसी तरह के प्रीपोजिशन लगते हैं, उनकी मीनिंग बदलती जाती है। जैसे अभी लुक फॉरवर्ड टू बचा हुआ है, लुक अप है, लुक डाउन है, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो अगर आपको ये लुक वाला फ्रेज पूरी तरह से जानना चाह रहे हो कि लुक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगने पर क्या मीनिंग में चेंज आता है, इफ़ यू वांट टू नो इट दैट, तो अगर मुझसे जानना चाहते हो तो एक वीडियो पड़ा हुआ है फ्रेजल वर्ब का, तो फ्रेजल वर्ब ढूंढ लीजिए, आप वीडियो में देख लीजिए लुक के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं और उसकी क्या मीनिंग होगी। नहीं तो अभी फिर मैं एक नया बनाने वाला हूँ, कुछ ही दिन में आपके सीरियल के पहले ही मिल जाएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं, जैसे लुक हो गई, आस्क हो गई, ठीक है, टेक हो गया, गेट हो गया, मेक हो गया, कम हो गया, तो इन पर अभी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं। तो हो सकता है वो नया वाला ही पढ़ लो, तब तो पुराना वाला पढ़ के देख लो, ठीक है। तो लुक में और आपका इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, करते हैं अब कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। सेंटेंस में इसकी इनडायरेक्ट बनानी है आपको। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। देखो यहाँ लिखा है सी सेड, यहाँ लिखा आई। आई कौन है? आई स्पीकर होगा, सी होगा, तो आई की जगह सी यूज कर दो, एम की जगह वाज यूज कर दो, और यहाँ पे कोई चेंज होना नहीं है, नाउ का देन कर देना। क्यों सब कर दोगे? क्योंकि ये सेड है पास्ट में, ठीक है। और कनेक्टर यहाँ पे क्या लगा देना है? दैट लगाना। तो सी सेड दैट, सी सेड दैट सब में लगा है, सी तक यहाँ तक सब में एक ही जैसा है, तो यहाँ तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मैंने कहा था एम की जगह क्या होगा? इज़ का वाजवर हो जाता है ना, अगर रिपोर्टिंग पास्ट में हो तो इज़ का वाजवर हो जाता है। तो यह देखो यहाँ हैज़ दिया है, ये तो होगा नहीं, यहाँ हैज़ दिया है, ये तो होगा नहीं। आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, कौन सा? ये वाज वाला है, ये वाज वाला है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये नाउ जो है नाउ का देन हो जाएगा। इस वाले को आगे बढ़ा के देख लेते हैं, यहाँ नाउ का नाउ रखा है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब यहाँ देख लो, इसको आगे बढ़ के देख लेते हैं, यहाँ देन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चौथा वाला करेक्ट है। आसान सा काम है, आप उसको एक बार कन्वर्ट करके फिर सब मिलाओगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। आप केवल ये देखो कि क्या क्या चेंजेस होने थे, वो चेंजेस सब में हुए नहीं होंगे, किसी
कोई ना कोई गलती किसी ना किसी में ज़रूर होगी। जैसे इसमें कहीं कहीं हैज़ वाज नहीं चेंज किया गया था, कहीं नाउ नहीं चेंज किया गया था, मिल गया इतने से हमें, बाकी सब तो कॉमन चीज़ें थी। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और ऐसे रोज़ रोज़ करेंगे हम लोग तो रोज़ एक से एक हम लोगों को मिलता रहेगा, सीखते रहेंगे जी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। इन्होंने क्या कहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। ये अंडरलाइंड वर्ड दिया हुआ है टू रिड्यूस। टू रिड्यूस को आप इनमें से क्या कह सकते हैं उसकी जगह पर बदलना चाहें तो पहले सेंटेंस देख लो। रिड्यूस का मतलब कम करना होता है, लेकिन अभी ये जल्दबाजी होगी। सेंटेंस पढ़ के देखो, लिखा है कि पिंटू हैज़ बीन एडवाइज्ड, पिंटू को सलाह दी गई है टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। तो पिंटू कोई बच्चा है, उसके फैमिली डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि आप अपनी स्मोकिंग को रिड्यूस कर दो। तो स्मोकिंग को रिड्यूस कर देने का मतलब यही हो गया ना, कम करना। ठीक है ना, तो कम करने का मतलब उसकी संख्या या फ्रिक्वेंसी में कम करना है। ठीक है, साइज में रिड्यूस नहीं करना है। तो इसमें क्या होगा, लेस डाउन, लेस वर्ब हो जाती है, लेस डाउन नहीं लेसन डाउन होता तो हो सकता था, गलत होता। अप डाउन होगा ही नहीं। लोअर डाउन, लोअर डाउन का मतलब क्या था, किसी चीज़ को झुका देना। जैसे आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पे इस चीज़ को आप झुका दीजिए, तो झुकाना नहीं है बल्कि क्या करना है, कटौती करना है। तो कट डाउन का मतलब क्या होता है, उसकी संख्या में, जितनी सिगरेट पिया करता था उसकी संख्या में कटौती कर दो। रिड्यूस करो मतलब कटौती करो। तो कटौती करने के लिए जो सबसे सुटेबल वर्ड है स्मोकिंग वगैरह में, सिगरेट वगैरह में कटौती करना क्या होता है, कट डाउन होता है। अगर आप चर्बी कम करते हैं तो उसके लिए भी कट डाउन यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिड्यूस को सबसे सही जो रिप्लेस करने वाला सेंटेंस वर्ड है वो कौन सा होगा, कट डाउन होगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भैया, तो ये कह रहे हैं कि नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो लिखा है प्लान टू परसुइंग, पढ़ के देख लेते हैं। लिखा है आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल, हाई स्कूल पूरा करने के बाद आई प्लान, मैं प्लान कर रहा था, आई प्लान टू परसुइंग लॉ। ठीक है, कि ला करूंगा। अच्छा, वर्ब फॉर्म एमटीएस वाले में भी मैंने बहुत बार बताया है, फिर वही शुरू हो गया वर्ब फॉर्म। ठीक है, ये किसकी गलती है, वर्ब फॉर्म की गलती है। और जिसको वर्ब फॉर्म कंफर्म करना हो या जिसको वर्ब फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही होती है तो 2 वीडियो है मेरे वर्ब फॉर्म से रिलेटेड, 2 वीडियो हैं, उसके बाद 3 वीडियोस की प्रैक्टिस सेशन के हैं। सोच लो, 2 वीडियो में पढ़ाया है, 3 वीडियो में प्रैक्टिस कराया है, तो उसका एरर इंप्रूवमेंट और फेलर 3 के तीनों सेगमेंट में प्रैक्टिस कराया है। अगर आपको कोई कसर लगती है तो आप मेरे वो 2 वर्ब फॉर्म के वीडियो देख लीजिए, लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म में देखो, मैं बताया था वहाँ भी कि टू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब बहुत रेयर केसेस ऐसी होती हैं, मतलब 0.001% केस ऐसी होती है, कभी कभार टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है, अदरवाइज टू के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है, वैसे भी प्लान के बाद टू और फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जो टू लगता है वो कोई फ्रेज होता है तब लगता है। तो आई प्लान टू के बाद जो परसुइंग लिखा है वहाँ पे क्या करना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परसू होना चाहिए। तो प्लान टू परसू कहाँ पे मिलेगा, नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, प्लान इन परसू नहीं। इन के बाद क्या लगता है, एक बात और समझ लो इसी समय, अगर कोई प्रीपोजिशन दिया है तो टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। और अगर आप टू पा गए हैं तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो 2 फॉर्म तो आपकी गारंटीड हो गई जो अभी मैंने बता डाली। ठीक है, तो इन लगा है, अगर ये इन लगा देंगे तो यहाँ परसुइंग हो जाएगा, गलत हो गया। प्लान टू परसू, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही सही है, और यहाँ प्लान टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिर से गलत हो गया। ठीक है, तो ये वही वाला दिया हुआ है यहाँ पे, प्लान टू परसुइंग, ये गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपका कौन सा आंसर हुआ भैया, 3 वाला हुआ। कोई शक शुबहा हो, डाउट हो तो बताओ। आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये क्या है, खाली जगह भरो, भर के देखो भैया। द एंगल्स, एंगल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई ऐसे है, ऐसे, बात मैथ नहीं पढ़ाता मैं, मेरी एंगल वगैरह से पढ़ो। तो ये क्या होगा, ये एक कोण हो गया, ये एक कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये एंगल्स है। तो एंगल्स आर इक्वल, अगर सारे एंगल इक्वल हैं, जैसे मान लो ये भी 90 डिग्री का, 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 तो अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो कंसिक्वेंटली जो साइड्स होंगी, ये साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यही इन्होंने कहा। तो यहाँ पर हम इक्वल ही यूज करेंगे ना, एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करोगे आप, इक्वल यूज करोगे, जो पहले आ चुका है यही लगाओगे।
अनइक्वल नहीं होंगे, इक्वल ही होंगे, लार्जर नहीं होंगे, स्मॉलर नहीं होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मैथ है और थोड़ी सी इंग्लिश है, ठीक है। जिनको मैथ आती होगी उनका तो बल्ले बल्ले हो गया ना काम, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एंटोनीम का क्वेश्चन है। अब ये एकदम प्लेन वाला है, ठीक है। तो बताओ जरा रिबेलियन का मतलब क्या होता है। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोही, रिबेल जो कर देता है। रिबेल का मतलब क्या होता है, राजा के खिलाफ या शासन के खिलाफ विद्रोह कर देता है। तो रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह या विद्रोही, ठीक है। अपराइजिंग का मतलब ये होता है जब आपकी सेना आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, आपकी जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर, अपराइजिंग हो गया। अलॉटमेंट का मतलब आवंटन हो गया आपको, तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, फेथफुलनेस होती है, वफादारी होती है, निष्ठा होती है, स्वामी भक्ति होती है। तो ये हो गया फेथफुलनेस, ठीक है। तो ये वफादारी होगी। अब बताओ ये विद्रोह का अपोजिट कौन सा होगा, लॉयल्टी होगी कि नहीं होगी। विद्रोह क्या होता है, हमारी फेथफुलनेस, हमारी स्वामी भक्ति खत्म हो गई, विद्रोह कर दिए, तो स्वामी भक्ति उसका अपोजिट हो जाएगा। अब एक वर्ड बचा है सेडिशन। सेडिशन का मतलब भी वही होता है राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब जब आप राजा के साथ धोखा कर देते हैं तो राजद्रोह होता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी सिमिलर में आ जाएगा। एक काम बहुत बढ़िया हो गया, आपको रिबेलियन के 3 साइनोनिम मिल गए। एक रिबेलियन हो गया विद्रोही, म्यूटिनी भी हो जाता है, अपराइजिंग भी हो जाता है, और सेडिशन हो गया राजद्रोह। तो 2 आपको साइनोनिम मिल गए। अच्छा था ना, नोट कर लो। अच्छा क्या होगा कि कल को पता लगा कि सेडिशन क्वेश्चन में पूछ लिया, यहाँ क्वेश्चन सेडिशन पूछ लिया, तो आज मिल गया है ना, आज नोट कर लो, अगले दिन फिर मिल जाएगा, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए मैं सारे वर्ड बता भी देता हूँ और आप वर्ड को नोट करते रहिए। साइनोनियम यहीं से बनाते चलिए, लिस्ट बनाते चलिए आप अपने साइनोनियम की ना। तो ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 वंस मोर एंटोनिम का क्वेश्चन है। अब की बार एंटोनिम कहाँ से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है भैया। पढ़ के देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड सिंक्स। सिंक का आपको इसमें से एंटोनिम ढूंढना है। तो सिंक का मतलब क्या होता है भैया, सिंक का मतलब होता है डूब जाना, ठीक है। क्या हो गया ये, डूबना। अब 2 डूबना होता है, चलो यहाँ पूछा तो नहीं गया है लेकिन लगे हाथ बता देता हूँ, इतनी बात हो ही गई है। तो डूबना 2 तरह का होता है। एक डूबना होता है सिंक, जो यहाँ देख रहे हो, और एक डूबना होता है ड्रॉन, ठीक है ना, और एक होता है ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब होता है पसीने में डूब जाना। चलो, तो ये सिंक का मतलब जानते क्या होता है, जब कोई वस्तु पानी में डूबती है, जैसे नाव पानी में डूब गई, कील पानी में डूब गई, तो उसको सिंक कहते हो। और ड्रॉन का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन, लिविंग बॉडी अगर डूबती है, जैसे यात्री नदी में डूब गए तो ड्रॉन्ड, और नाव नदी में डूब गई तो सिंक होता है, ठीक, समझ गए। तो ये डूबने का फर्क होगा। आपको डूबने का एंटोनिम ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है, फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में डूबने का कोई एंटोनिम दिया होगा। पढ़ो भैया, यहाँ लिखा है ग्रुप्स वर्क टुगेदर, ठीक है। यहाँ तो कोई मिला नहीं डूबना उतराने वाला। ग्रुप्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट क्रिसमस परेड थीम्स। आगे लिखा है व्हिच आर देन कैरिड आउट इन फ्लोट्स। ये फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना। क्या होता है फ्लोट का मतलब, तैरना। और ये सिंक क्या है, डूबना। हमको मिल गया यहाँ पे क्या, फ्लोट्स, ठीक है। और सिंक में देखो वर्ब में एस लगी है ना, वर्ब में एस लगी है, सिंक में वर्ब में एस लगी है, और यहाँ फ्लोट के भी वर्ब में एस लगी है। तो हमारा एकदम एग्जैक्ट मिल गया यही, ठीक है। वर्ब के फॉर्म में। आगे लिखा है म्यूजिकल ग्रुप्स एंड स्ट्रोलिंग फिगर्स, वो कुछ होंगे नहीं, तो आपको मिल गया क्या, फ्लोट्स मिल गया, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताना है आपको, इडियम बताना है। किसका इडियम बताना है, ऑल आइज। ऑल आइज का मतलब क्या होता है, बहुत ही वाचफुल होते हैं, ठीक है। बहुत सतर्कता से, बहुत केयरफुली, बहुत ईगरली, उत्सुकता, एंथुजियास्टिकली जब हम किसी को, बहुत पैशनेटली जब किसी चीज़ को वॉच कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ऑल आइज। तो क्या हो गया, वाचिंग ईगरली, यही आपका ऑप्शन हो गया, पहली ही बार में मिल गया। तो नीचे हम देखने ही नहीं जाएंगे, क्यों देखने जाएं, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर क्या है, साइनोनियम है। साइनोनियम वही प्लेन वाला है, एकदम से बढ़िया। कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन, यार कन्फ्यूजन की मीनिंग बतानी पड़ेगी क्या, कन्फ्यूज हो जाना, कन्फ्यूजन हो गया। चलो आगे। तो पेरूसल, पेरूसल का मतलब जानते हो क्या होता है, पेरूसल का मतलब होता है स्टडी। क्या होगा, स्टडी या ऑब्जर्वेशन। जब हम किसी चीज़ को बहुत कायदे से, बहुत क्लोजली ऑब्जर्वेट करते हैं या उसको स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं,
पेरूजन। तो कन्फ्यूजन का ऑब्जर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंट्रिपिडिटी। इंट्रिपिडिटी का मतलब क्या होता है? ढीठ, समझ रहे हो ना? ढीठ क्या होता है? एक वर्ड इसका मीनिंग आ जाएगी निडर। इंट्रिपिडिटी नाउन है तो निडरता हो जाएगी। और या एक वर्ड है ढिठाई, ये ढा समझ रहे हो, ये ठा हो गया ढिठाई। तो ढिठाई क्या होती है? ढिठाई में जानते हो 2 गुण होते हैं। ढीठ होने के लिए आपको निडर होना पड़ेगा, और दूसरी बात इसमें थोड़ी सी बेशर्मी की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैसे? तो जो ढीठ है वो निडर और बेशर्म का कम्बिनेशन होता है, उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। निडर इसलिए जैसे मतलब वही गलती बार बार करने में डर नहीं लगता। बेशर्म क्या होता है? एक बार समझा दिया नहीं माने, दूसरा डांटा डपटा नहीं माने, तीसरी बार 2-4 थप्पड़ मार दिए तब भी नहीं, फिर भी आदमी आता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? बेशर्म कहा जाता है। ठीक है, और निडर और बेशर्म मिल जाएगा तो क्या बन जाता है? ढीठ बन जाता है। तो इंट्रिपिडिटी ये हो गई ढिठाई। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? स्थिरता। अब स्टैग्नेशन वर्ड कब यूज किया जाता है? जैसे नदी है, ठीक है, जब पानी बरसता है तो कुछ नदियां हैं जब पानी बरसता है तो खूब तेजी के साथ बहने लगती हैं। जब गर्मी आती है तो पानी का स्रोत बंद हो जाता है, तो एक जगह पानी कहीं कहीं पर ठहरा हो। जब बहता हुआ पानी बह ना रहा हो, कहीं पर रुक जाता है गड्ढे में, तो उसको ठहरा हुआ पानी कहते हैं। तो उसमें सड़न आने लगती है, तो उसको कहते हैं स्टैग्नेटेड हो गया, स्थिर हो गया एक जगह पर। कमोशन, कमोशन का मतलब क्या होता है? अजीब सी अफरा तफरी हो जाती है। ठीक है ना? कमोशन शोरगुल के लिए भी यूज करते हो, अफरा तफरी के लिए भी यूज करते हो। ठीक है, अव्यवस्था के लिए, डिसऑर्डरमेंट के लिए भी लगाते हो। और कमोशन जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ टाइप की होती है, समझ में नहीं आता क्या करें ना क्या करें, अजीब तरह का दिमाग कन्फ्यूज होता है, यार क्या करें, बस जाओ भाड़ में जाओ, कुछ नहीं करेंगे, तो वो कमोशन होता है। तो इसका जो साइनोनियम हो गया अब यही मिल पा रहा है, क्योंकि ये तीनों कतई नहीं होंगे, हर हाल में नहीं होंगे। अब कन्फ्यूजन का एग्जैक्ट साइनोनियम, एग्जैक्ट तो वो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है, तो सिमिलर होगा ना, सेम थोड़े होगा। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फिर ये देखो एरर का क्वेश्चन है। एरर क्या है? ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ये मैं उस दिन भी कल वाले में कराया था। ठीक है, तो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक मतलब जब कोई भूकंप वगैरह आ जाता है तो इट इज़ एडवाइज्ड, तो ये सलाह दी जाती है, टू टेक कवर एबव अ टेबल। आप कवर लोगे तो मेज के ऊपर होगे कि नीचे होगे? बोलो जल्दी बोलो। ये टेबल है आपकी, ठीक है, मान लो ये आपकी क्या है? टेबल है। ठीक, तो जब भूकंप आएगा तो आप टेबल के ऊपर, यहाँ पे टेबल के ऊपर जाओगे या टेबल के नीचे जाओगे? तो नीचे जाओगे ना। तो भूकंप पे टेबल के नीचे जाने की, कवर करने की बात की जाती है। तो ये कवर एबव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? कवर अंडर द टेबल होगा। तो गलती कहाँ हो गई? ये वाली गलती होगी आपका, एबव ना होकर के क्या होगा? अंडर होगा। आंसर मिल गया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फिर से पैसिव वॉइस बताओ। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए पैसिव वॉइस के। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का एक ही क्वेश्चन हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का। नहीं, पैसिव वॉइस का पहला क्वेश्चन है, अभी पैसिव वॉइस पर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, नरेशन का ही हुआ था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का। मनु विल टेल हर लेटर। तो ये लेटर को तो छोड़ दो, हर आ जाएगा, हर पहले आ जाएगा तो सी हो जाएगा मनु। पहले तो ये देखना विल टेल है, तो विल टेल, विल क्या हो गई? एक मॉडल वर्ब हो गई। इसके साथ क्या लगी है? मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? मॉडल वर्ब होगी। अब विल की जगह कैन होता, शुड होता, वुड होता, मे होता, माइट होता, मस्ट होता, आट होता, चाहे जो होता। तो मॉडल वर्ब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? बी यूज करेंगे। बी यूज के बाद क्या करते हैं? इस वर्ब की हो जाती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जहाँ पर विल बी के साथ टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होगी, तो जहाँ भी विल बी टोल्ड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो लिखा है कि विल बी टोल्ड, ये विल बी टोल्ड मिल गया आपको। यहाँ दिखा विल बी टेल, विल बी के साथ क्या लगनी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये गलत हो गया। यहाँ विल टेल है, विल टेल क्या हो गई? तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगी। अब आगे यहाँ लिखा विल बी के साथ टेल लगा दिया, विल बी के साथ टोल्ड होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो फिलहाल ये तीनों गलत हो गए। आपका एक आंसर बचा सी, विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। ठीक है, एक ही जगह पर विल बी टोल्ड हमको मिल पाया। ठीक है, तो अगर एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसको शार्ट में, बहुत शार्ट वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे, मतलब बिना पूरा दोहराए, बिना सारे रूल्स और रटे वटे, तो शार्ट में मैंने बनाया था, ब्रीफ में। 2 वीडियो हैं इसके, एक बेसिक वाला, एक एडवांस वाला। ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी एक बेसिक और एक एडवांस वाला, 2 वीडियो हैं। आप चाहो तो उसको देख लो, और उसकी प्रैक्टिस भी मैंने करवाई है, 3-3 मिलेंगे।
भी एक रूल्स वाला और एक प्रैक्टिस वाला, रूल्स वाला प्रैक्टिस वाला, दो तीन वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। ठीक, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 में क्या है भैया, देखो फिर खाली जगह दे दिया, चलो भरते हैं। राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप। राम, तो राम की बड़ी तारीफ है। ये कौन, दशरथ नंदन राम की बात नहीं हो रही है, ये है राम वॉज प्रेज्ड। राम एक लड़का है, अच्छा राम के साथ अच्छा काम ही रहता है, कभी खराब काम नहीं रहता, कभी लिखा नहीं मिलता है कि राम वॉज अ बिग बॉय। ठीक है, चलो, राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप, तो तारीफ हुई है तो लीडरशिप अच्छी ही होगी। अच्छी में क्या होगा, ब्रॉड लीडरशिप होगी कि इमेजिनरी लीडरशिप होगी कि विजनरी लीडरशिप होगी कि मैजिकल लीडरशिप होगी। तो लीडरशिप ब्रॉड नहीं होती है ना, क्या होता है, ओपिनियन आउटलुक ब्रॉड होता है। और इमेजिनरी, अब ये बताओ कि उसकी तारीफ हो रही है, वो काल्पनिक रूप से लीडरशिप करता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैजिकल लीडरशिप होती नहीं, तो क्या होगा, विजनरी लीडरशिप। विजनरी का मतलब क्या होता है, फॉरसाइटेड। फॉरसाइटेड का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत दूर की सोच के, मतलब 4-5 साल बाद हमें क्या फ़ायदा होगा इससे, फॉरसाइटेड, दूरदृष्टि वाली सोच जब होती है तब उसको कहते हैं विजनरी लीडरशिप। तो यहाँ सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो गया, विजनरी का हो गया। तो अब आओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा हेल्दी मोटा ताजा खा के हुआ है। ठीक है, आ जाओ, दिसंबर का महीना था तो हेल्दी क्वेश्चन हो गए ना। आओ पढ़ते हैं इस सेंटेंस को, क्या लिखा हुआ है, When this extra water vapor condense, तो यहाँ दिस लग गया है। ठीक, जब ये एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है, तो ये एक्स्ट्रा वाटर वेपर मतलब हमें इसके पहले वाटर वेपर ढूंढना पड़ेगा। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वाटर वेपर का जिक्र किया गया हो, वो ए के पहले आएगा, ये पहले नहीं हो सकता, ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, मतलब सी वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। ठीक है, तो जब ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है इनटू प्रेसिपिटेशन, तो इट रिजल्ट्स इन हैवियर रेन, तो उसकी वजह से भारी बारिश होती है। या अगर बहुत ठंड का मौसम है तो हैवियर स्नो, बड़े बड़े बर्फ़ के गोले गिरेंगे। एक हो गया, मतलब ये पहला सेंटेंस हमारा नहीं है। आगे लिखा है कि द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर, ये वाटर वेपर आ गया। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो 4% ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकता है फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्मिंग। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है तो वायुमंडल में 4% ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड करने की क्षमता आ जाती है। तो ये वाटर वेपर है, और यहाँ लिखा है दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, तो यही एक्स्ट्रा 4% एक्स्ट्रा वाटर वेपर की बात हो रही है। तो इसका मतलब हमारा एक बात तो तय हो गई कि बी के बाद ए लगेगा, श्योर है बीए का फैशन है, बीए का पेयर बन गया। आगे लिखा है कि मोर वाटर इवेपोरेट्स, अब ये इवेपोरेट, वाटर वेपर कब मिलेंगे, जब वाटर इवेपोरेट होगा तब वाटर वेपर मिलेंगे। तो ये वाटर वेपर के भी पहले की घटना है। मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल, ज़्यादा वाटर कहाँ से इवेपोरेट होगा, सॉइल से होगा, प्लांट से होगा, लेक से होगा, सी से होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेन। तो क्लाइमेट चेंज का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्पष्ट लक्षण, सिम्टम देखने को मिल रहा है, इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, वो क्या है, हैवियर रेन है, भारी बारिश। तो ये वन ऑफ द, यहीं से शुरुआत होता। मोर वाटर इवेपोरेट्स, क्यों होता मोर वाटर इवेपोरेट, पानी ज़्यादा इवेपोरेट क्यों होगा, क्योंकि क्या होगा, जब क्लाइमेट चेंज होगा गर्मी बढ़ेगी। तो मतलब स्टार्टर कौन सा हो गया हमारा, डी से स्टार्ट होगा। डी से स्टार्ट होगा मतलब क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, इन्होंने कहा कि वार्मिंग होगी। वार्मिंग होगी तो वाटर इवेपोरेट ज़्यादा हो जाएगा इन सब जगहों से। दूसरा सेंटेंस हो गया। दूसरे सेंटेंस के बाद ये इन्होंने कहा है कि 4%, जब ऐसा हो जाएगा तो 4% ज़्यादा होगी। बी के बाद ए लगाना ही लगाना था आपको, तो हम क्या करेंगे, डी और सी इसके पहले आ जाएगा। डी सी उसके बाद क्या होगा, डी सी उसके बाद बी ए। तो ये रहा आपका आंसर, डी सी बी ए। ठीक है, सी से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, डी सी के बाद बी आ ही नहीं रहेगा। डी अगर यहाँ कर दोगे, यहाँ कर दोगे तो ए से कनेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात ना, कौन किसके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, डी सी बी ए। कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया।
और यहाँ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो PQRS कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, 2-3 वीडियो हैं, वो देख लीजिए। सब चीज़ अवेलेबल है, मुझसे पढ़ना चाहो तो मेरे ही चैनल पे है, कहीं और से पढ़ना चाहो तो वहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। बस सीख लो, मैं ये चाहता हूँ बस सीख लो, कहीं से भी सीख लो भैया, ठीक है। तो अब आ जाओ अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 किसका? एंटोनियम का क्वेश्चन है। किसका एंटोनियम भैया? हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? हॉस्पिटैलिटी होती है मेज़बानी, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? मेज़बानी होती है। मतलब जब आप अपने मेहमान को बड़े ही प्यार से, बड़े ही आदर के साथ रिसीव करते हैं, जब आप अपने मेहमान के साथ बहुत अच्छा सा बिहेव करते हैं तो उसको कहते हैं हम हॉस्पिटैलिटी। अब कॉर्डियलिटी का मतलब क्या होता है? कॉर्डियलिटी का मतलब होता है एकदम मित्रता, हार्दिक, दिल से। कॉर्डियलिटी का मतलब क्या हो गया? हार्दिक मित्रता, इसको यूज कर सकते हो। और रैथफुल का मतलब क्या हो जाएगा? गुस्से में, ठीक है। क्या हो गया? गुस्से में हो गया। तो अब देखो एंटोनियम, अब बताओ मेज़बानी का अपोजिट तुम्हें गुस्से में लग तो सकता है पर होगा नहीं, ठीक है। कोल्डनेस का मतलब क्या होता है? कोल्डनेस का मतलब कह सकते हो उपेक्षा का भाव। क्या होता है कोल्डनेस? मतलब उपेक्षा का भाव। जैसे हम कहते हैं जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, जब किसी को भाव नहीं देते हैं, ठीक है, बहुत ही कोल्ड मन से किसी को रिसीव कर रहे हैं। कंप्लेंट का मतलब शिकायत हो जाता है। तो आओ अब क्लियर करते हैं, छांटते हैं इसमें से। हॉस्पिटैलिटी अच्छा चीज़ है, कॉर्डियलिटी अच्छी चीज़ है, तो साइनोनियम हो सकता था, एंटोनियम नहीं होगा, गलत हो गया। रैथफुल का मतलब निगेटिव तो है लेकिन गुस्सा है। अब हॉस्पिटैलिटी का गुस्सा आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। मेहमान नवाजी का ऑप्शन गुस्सा नहीं होगा। कोल्डनेस का मतलब होता है जब आप अपने मेहमान को बिना किसी भाव के उपेक्षा पूर्वक रिसीव करते हो, बड़े अहंकार में रिसीव करते हो। तो अच्छा, कूलनेस अलग चीज़ है। कूल मतलब होता है दिमाग एकदम शांत है, कूलनेस अच्छी चीज़ है, कोल्डनेस खराब चीज़ हो जाएगी। तो मेहमान नवाजी के लिए यही वर्ड यूज़ किया जाता है। मेहमान नवाजी में अगर आप हॉस्पिटल हैं तो मतलब बड़े दिल खोल के मेहमान से मिलेंगे, अगर आप हॉस्पिटल नहीं है तो कोल्डली मिलेंगे। कोल्डली का मतलब क्या हुआ? कोल्डली का मतलब कोई भाव नहीं दे रहे हैं, हालचाल नहीं पूछ रहे हैं, बड़ी उपेक्षा के भाव से इससे आप पूछ रहे हैं, तो ये हो गया कंप्लेंट, शिकायत होती है, यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या करें? इडियम बताओ किसका? लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक, भैया केक वॉक का मतलब क्या हुआ? बहुत सा आसान सा काम हो गया। लाइक अ केक वॉक आसान काम हो गया, 4 नंबर का। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 पे आपको बताना इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऐसा वर्ड बताओ जिसकी स्पेलिंग क्या हो? गलत हो। तो बताओ। अच्छा, क्रिंज की स्पेलिंग सही है। क्रिंज का मतलब जानते हो? फ्लैटरी होता है, चापलूसी। एक नया वर्ड आपको मिल गया। साइकोफेंट मतलब चापलूस होता है, फ्लैटरर मतलब चापलूस होता है। क्रिंज की स्पेलिंग करेक्ट है। अरे यार, ये तो आंसर लग जाएगा। स्पेलिंग करेक्ट होगी तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। डिफर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को पुट ऑफ करना, ठीक है। मतलब आज नहीं कल कर लेंगे, ये वाली जो चीज़ होती है वो डिफर करना होता है। हाईएस्ट, भैया हाईएस्ट की स्पेलिंग जहाँ तक मैं जानता हूँ वो यार ये होती है, हाई में EST लगता है, ये हाईएस्ट होता है। ऐसा हाईएस्ट तो नहीं देखा मैंने। फाइनरी दिया हुआ है। फाइनरी अच्छा है, अच्छा वर्ड है। फाइनरी का मतलब होता है ना सज धज, जब कोई चीज़ बहुत डेकोरेट होकर के सज धज के मुकी जाती है तो फाइनरी हो जाएगा। तो बाकी सबकी स्पेलिंग तो ठीक ही है, एक बार क्लियर करके देख लो। इसकी स्पेलिंग सही है तो आंसर गलत हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग सही है तो आंसर गलत हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग गलत है तो ये आंसर सही हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग सही है तो इसका आंसर नहीं होगा। तो आपका जिसकी गलत है वो कौन है? 3 है और उसी का आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में फिर देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब भैया देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये सेंटेंस दिया हुआ, इसमें गलत वर्ड ढूंढो। लिखा है द एरानियस और नीचे वही दिया हुआ है। तो ये अगर इस एरानियस में कोई गलती है तो बताना होगा कि इनमें 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 कौन सही है, और अगर ये सही है तो नो एरर हो जाएगी। तो और आगे पढ़ देते हैं। द एरानियस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड अ स्टेप। मतलब नहीं है हमको इसी एक वर्ड से लेना देना है। आप बताओ, आप लोग बताओ, जरा ढूंढ के बताओ, देख के बताओ कि ये इसकी स्पेलिंग सही है कि गलत। तो एरानियस में एरर से बना हुआ है, पहले तो ये हो गया एरर, ठीक है।
तो एरर हो गया। अब एरर में क्या होगा, एरनियस है तो ये वाला आर कट जाएगा, इसकी जगह पे क्या होगा, एन ई हो जाएगा, फिर ओ यू एस हो जाएगा, एरनियस हो जाता है। तो आई थिंक ये स्पेलिंग ठीक तो है जो मैंने लिखी है उसी के हिसाब से ही है। अब यहाँ एरनियस में यू का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। एरर में डबल आर होना चाहिए यहाँ पर, और आई डबल आर ओ एन यहाँ पे ई होना चाहिए, ई ओ यू एस होना चाहिए, तो बाकी तीनों ये गलत है, मतलब क्या हुआ, नो एरर ही है होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म मतलब दो हो गए ना, पैसिव वॉइस के कितने क्वेश्चन हो गए, दो। अभी एक वो वाला था ना, मनु विल, हाँ ये वाला था, और ये आ गया हैज़ द विला, हैज़ पहले आ गया, हैज़ द विला बीन ऑक्युपाइड बाय देम, तो ये बाय देम है तो बाय देम कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर दे हो जाएगा। और अब देखो विला के लिए हैज़ लगा था तो दे के लिए यहाँ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हैव दे के बाद ये बीन हट जाएगा, फिर ऑक्युपाइड हो जाएगा, हैव दे ऑक्युपाइड। चलो ढूंढो ऑप्शन, आप ऑप्शन ढूंढो। हैव, अगर हम ये देख लें कि यहाँ पर हमें हैव लगाना है तो ये डू नहीं होगा, ये हैड नहीं होगा। देखो हैज़ का हैड किस में होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तब होता है, एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो हैव का हैड नहीं होता, ठीक है। और ये डीड कहाँ से ले आए, जब डू नहीं लगा तो डीड कहाँ से ले आए। वैसे पैसिव वॉइस में डू डीड लगता ही नहीं है, डू की जगह पे एमआर होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। तो पैसिव, अब ये पैसिव कैसे, इसका जब वो बनाओ, ये तो पैसिव में है ना, तो उसका एक्टिव बनाओ, हाँ एक्टिव बनाओगे, तो हैज़ के बदले में डू डीड लगाने कोई मतलब नहीं है। तो ये एक ऑप्शन बच रहा है आपके पास, हैव। यहाँ हैज है, हैज़ का बहुत होता तो क्या बन जाता, हैव बन जाता, बाकी ये सब में से कुछ नहीं हो पाता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 क्या कह रहे हैं, यही है, कह रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेगमेंट, ठीक है। इस अराइव्ड जो वर्ब है, इस वर्ब को हमें देखना है कि क्या सही लगी है या गलत लगी है। तो वर्ब है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, या फिर हम वर्ब फॉर्म के व्यू से देख लेते हैं, या फिर हम इसको टेंस के व्यू से देख लेते हैं, ठीक है। दो में से एक चीज़ देख लेंगे। आगे आ जाओ, इसको क्लियर करके देखते हैं। लिखा है आवर गेस्ट्स अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला मामला होता ही नहीं है, टेंस का मामला होगा। तो अभी देखेंगे टेंस का मामला क्या है। आवर गेस्ट्स अराइव्ड, इनका काम हो गया। आगे लिखा है कि दे आर सिटिंग इन द गार्डन, दे आर सिटिंग का मतलब हो गया ना भैया प्रेजेंट में है, वो गार्डन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब ये प्रेजेंट में है, हमारे मेहमान गार्डन में बैठे हैं और वो आ गए हैं, तो प्रेजेंट में है तो इसको भी प्रेजेंट में करो भैया। नहीं तो क्या, हमारे मेहमान आए थे और गार्डन में बैठे हैं, जब आए थे तो गार्डन में बैठे हैं कैसे, मतलब आ गए हैं और गार्डन में बैठे हैं। तो आ गए हैं, इसको जो अराइव्ड है इसकी जगह पर क्या कर दो, हैव अराइव्ड प्रेजेंट परफेक्ट में। उनका आना भी प्रेजेंट में करो भैया, अगर बैठना प्रेजेंट में है तो दे हैव, आवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड, ठीक है। आर अराइविंग होगा नहीं, क्योंकि अभी पहुँचे ही नहीं है तो गार्डन में बैठे कैसे होंगे। शैल अराइव, अगर आएंगे बाद में तो गार्डन में कैसे बैठेंगे। माइट अराइव मतलब संभावना है आने की, तो फिर जहाँ तो गार्डन में बैठे हुए हैं ना, तो गार्डन में बैठे हैं तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे, मतलब वो आ चुके हैं, तो पहला वाला होना चाहिए, ठीक। अब अराइव्ड भी पास्ट में हो जा रहा था इसलिए गड़बड़ हो गया है, उसको प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। अब आ जाओ हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 में क्या करते हैं, क्लोज टेस्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ही सीधे देख लो ना, क्या करना है हमको, आप सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा आपका क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, बड़ा लंबा चौड़ा सा, तो फॉन्ट छोटा करना पड़ा, थोड़ी तकलीफ होगी, चश्मा लगा लो, एक आंखें ऐसे करके देख लो, ठीक है। मेरे पास और कोई पाए नहीं था कि इसको छोटा कर दूँ मैं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास। चलो आगे आ जाओ। अब इसको पढ़ के देखना होगा, पढ़ने के बाद भरेंगे। तो ये जो लिखा है फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सॉरी यार ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है, इनकी जगहों पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, तो ये ऑप्शन में नीचे मिलेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, जब पैसेज पढ़ोगे तभी बनेगा काम। आओ, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम, ठीक है, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश, क्या चीज़ प्राइम बन सकती है। आगे लिखा है बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी, ठीक, बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक। तो इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है लोगों से कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस,
इस चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए जो डिजिटल इंडिया है एक बहुत बड़ी प्राइम मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण डैश हो सकता है। तो मतलब क्या हो सकता है, बहुत बड़ा कारक, बहुत बड़ा दबाव, बहुत बड़ी वजह हो सकता है। आगे आओ, सच आ ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा परिवर्तन करना हो तो रिक्वायर्स ज़रूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट। तो टेक्नोलॉजी को आपको करना पड़ेगा बड़ी मजबूती के साथ, टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब अप्लाई करना होगा, लागू करना होगा, फिट करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट के तौर तरीकों में, गवर्नमेंट के कामों में लगाना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि समथिंग दैट बी डिजिटल, कोई ऐसी चीज़ जो क्या हो सकती है, दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट्स एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स। कोई ऐसी चीज़ है ये जिसको डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो सबसे पहले, सबसे आगे फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में, मुख्य उद्देश्य के रूप में रखता है। आगे लिखा है कि एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश। एम्बेडिंग का मतलब क्या हुआ, लागू करना, टेक्नोलॉजी को लागू करना गवर्नमेंट के डैश में। विल डू 3 थिंग्स, ये 3 काम कर देगा। तो गवर्नमेंट में क्या होगा, गवर्नमेंट के यहाँ जो कार्यप्रणाली होती है उसमें लगाना होगा, ठीक है। तो हमें दूसरा वाला फिलर मिल गया। यहाँ लिखा है क्या, यहाँ कहा टेक्नोलॉजी को डैश करना है इनटू गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट में डैश करना है। और यहाँ क्या है, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, सेम बात कही ना, ये टेक्नोलॉजी को डैश करना है इनटू गवर्नमेंट, यहाँ कह रहे हैं कि एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट। तो यहाँ जो एम्बेडिंग लिखा हुआ है यही एम्बेडिंग उठा के यहाँ कर दो ले जाके, वही वर्ड लगेगा पक्का, मेरी 100% गारंटी है। अगर किसी रेफरेंस में कोई वर्ड दिया हुआ है तो वही लगेगा। अगर यहाँ पर दूसरे वाले में एम्बेडिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, टू बी, अब ये बी लगा है ना, टू के साथ बी लगा है तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम्बेडेड, वर्ड यही होगा एम्बेडिंग का, इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगी। अगर ये एम्बेडेड वर्ड नहीं मिलता है ऑप्शन में तब आप कोई दूसरा ऑप्शन सोचेंगे, अगर एम्बेडेड मिल गया तो फिलहाल आप यही रखेंगे, ठीक है। अगर कोई क्लू मिल जाता है पैसेज में कहीं यहाँ से यहाँ तक में तो वही वर्ड हम लोग उसी सेंस में फिर रिपीट कर देते हैं। तो एक तो राइटर ने खुद दे दिया। तीसरा वाला क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोसेसेस, इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है, लागू करना है किसमें, गवर्नमेंट प्रोसेसेस में। तो ये प्रोसेस मतलब गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर होते हैं, देखो गवर्नमेंट में लगाओगे गवर्नमेंट के प्रोसीजर में, भाई फॉर्म भरना है ऑनलाइन भर लो, ये करना है ऑनलाइन कर लो, वो करना है ऑनलाइन कर लो। तो ये जो गवर्नमेंट के प्रोसेसेस होते हैं, आपको पासपोर्ट बनवाना है, वीजा बनवाना है, उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, राशन कार्ड बनवाना है ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, जो ऑनलाइन अप्लाई कर ले रहे हो, इन सारे प्रोसेसेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसी की तो बात हो रही है ना। इससे 3 काम होंगे, 3 थिंग्स क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म ऑफ, बदलाव होगा किसमें, गवर्नमेंट, एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ सिटीजन स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड, ठीक है। तो जो डैश पिरामिड के सबसे नीचे होते हैं, पिरामिड का मतलब क्या हो गया भैया, जरा पिरामिड देख लो, आप लोग जानते तो हो ही, ठीक है। तो जैसे ये ऐसे पिरामिड होता है, ठीक, ये पिरामिड हो गया, तो इसमें जो सबसे लो लेवल पे हो गए, ये मिडिल लेवल पे हो गए, ये टॉप लेवल पर लोग होंगे। तो जो सबसे लोअर वाले लेवल पर होते हैं उनके लिए सुविधा हो जाएगी अगर गवर्नमेंट हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगती है। तो खासतौर से वो सिटीजन, उन सिटीजन्स को फ़ायदा होगा जो बॉटम लेवल पर है पिरामिड के, ये वाले बॉटम वाले लेवल पे है, उनको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब इसके बाद क्या दिया हुआ, एंड मेक आवर कंट्री मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। हमारा देश जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगा। एक 2014 में मैकिन्से, ठीक है ना, ये मैकिन्से है, मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट में प्रिडिक्ट किया गया, ये भविष्यवाणी की गई थी कि लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मतलब क्या हुआ, लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब लार्ज स्केल पे क्या होगा, यूज करना, लार्ज स्केल पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, प्रयोग करना, इम्प्लीमेंट करना थ्रू डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया के जरिए जो बहुत लार्ज स्केल पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है वो क्या करेगी, पोजीशंस इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इंडिया को बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है, लेकिन अभी इस इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। तो हम अब आ जाते हैं भरने के लिए। पहले ऑप्शन के लिए हमें क्या देखना है, पहला ऑप्शन देखो। तो अब आपको पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर यहाँ देख लो, एक बार पढ़े चलते हैं। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नेंस गवर्नमेंट मैक्सिमम
गवर्नेंस। तो ये मुख्य क्या होगा, मुख्य कारण हो सकता है, मुख्य दबाव हो सकता है, ऐसा कोई वर्ड यहाँ आना चाहिए। तो आ जाओ। तो अब ये क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स होगा तो सिंगुलर चाहिए हमें ना, क्योंकि डिजिटल है। देख लेना यहाँ पे, देखो फैक्टर्स होगा कि इम्पैक्ट होगा कि फोर्स होगा कि माइट। माइट तो होगा नहीं, ताकत के लिए लगता है, इम्पैक्ट इफेक्ट के लिए लगता है। तो ये इफेक्ट नहीं है उसका, ठीक है ना, इफेक्ट नहीं होगा। फैक्टर्स और फोर्स में से आपको देखना पड़ेगा। फैक्टर्स प्लूरल है, फोर्स सिंगुलर है। फिर आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, यहाँ लिखा कि डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम फैक्टर्स। तो फैक्टर्स नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया क्या है, सिंगुलर है, तो फैक्टर्स नहीं लगाओगे। अब फैक्टर्स नहीं लगाओगे तो क्या यूज करोगे, फोर्स यूज करोगे, ठीक है, पहला वाला हो गया। दूसरे में मैंने कहा था एम्बेडेड यूज किया जाएगा, अगर यहाँ पे चूंकि दे रखा है, अगर यहाँ पे एम्बेडेड होगा तो वही ऑप्शन होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आगे आ जाओ। तो फिर ये देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो भैया दूसरे वाले में क्या दिया है, ए स्टक दिया हुआ है। स्टक होगा नहीं, इंसर्टेड। इंसर्टेड मतलब अंदर घुसेड़ना नहीं हो। टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट में इंसर्ट नहीं किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, लागू करना, ये हो जाता है, तो उसको इंसर्ट नहीं किया जाएगा। और प्लांटेड नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा था एम्बेडेड अगर दिया होगा तो यही होगा, क्योंकि राइटर ने खुद ये वर्ड यूज किया है। अब आ जाओ 23 पे भाई, ठीक है। तो ये रहा आपका 23 पे। यहाँ क्या दिया है, ऑफिसेज है, डिटेल्स है, हायरार्कीज है, प्रोसेसेस है। रेफरेंस क्या है यहाँ पर, इन्होंने कहा था कि अगर ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के डैश में लागू हो जाती है तो अगर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के ऑफिसेज में लागू होगी, कि डिटेल्स में लागू होगी, कि हायरार्कीज में लागू होगी, कि प्रोसेसेस में लागू होगी। फिर देख लीजिए आप इसको एक बार, यहाँ लिखा है, इन्होंने कहा कि ऐसा तब हो जाएगा अगर एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश विल डू 3 थिंग्स, ठीक है। गवर्नमेंट के डैश में अगर टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर देते हैं तो 3 काम हो जाएंगे। वो कौन कौन से काम हो जाएंगे, क्या किया जाएगा गवर्नमेंट में। तो अब ये बताओ गवर्नमेंट के कहाँ यूज करोगे टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट के ऑफिस में टेक्नोलॉजी कहाँ लगती है, कुर्सी में टेक्नोलॉजी लगा दोगे क्या, कि टेबल में कुछ टेक्नोलॉजी लगा दोगे। बल्कि गवर्नमेंट में जो प्रोसीजर होते हैं, जो कार्यप्रणाली होती है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो ऑफिस नहीं लगेगा, गवर्नमेंट के डिटेल में नहीं लगेगा। गवर्नमेंट की हायरार्की मतलब पदों की जो क्रम होता है, सबसे ऊपर मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे ये होंगे, उनके नीचे ये होंगे, ये हायरार्की होती है। तो उसमें नहीं लगाना है, किस में लगाना है, गवर्नमेंट के प्रोसेसेस में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे आपको कोई चीज़ लेना है, अब वीजा, अब मतलब सपोज करो पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन देना है, तो कागज़ लिख के दे दो बाबुओं के पास, 10 जगह दौड़ोगे, ऑनलाइन हो गया है, आप घर बैठे बैठे भर सकते हो। तो वो कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट के प्रोसेसेस में अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हो, तो आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा। क्योंकि जो रेफरेंस है, पैसेज कहना क्या चाह रहा है, गवर्नमेंट में नहीं बल्कि गवर्नमेंट के प्रक्रियाओं में लगाना है। तो 24 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में चौथा पिलर है, यहाँ क्या लगाना है, पिरामिड का सबसे निचला स्तर। फिर देख लो, एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ आपको, तो पहले क्वेश्चन देख लो फिर बताते हैं। ये क्वेश्चन है, चौथे पे कह रहे हैं कि इससे सिटीजन को फायदा होगा, ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ सिटीजन, उन नागरिकों की लाइफ बदल जाएगी जो कहाँ है, एट द बॉटम ऑफ डैश पिरामिड। बॉटम ऑफ डैश पिरामिड, मैंने कहा था पिरामिड में सबसे नीचे जो लोग रहते हैं, ठीक है। तो किसका पिरामिड होगा ये, आ जाओ, किसका पिरामिड होगा, देखो यहाँ पे ये पिरामिड होगा, किसका पिरामिड आ रहा है, हाइपोथेटिकल पिरामिड हो गया, परिकल्पनात्मक पिरामिड होगा, या क्लासिफाइड पिरामिड होगा। मिथिकल हो जाएगा क्या, मिथिकल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल का मतलब क्या होता है, लौकिक, मतलब क्या हुआ, सांसारिक, वर्ल्डली, या ये हो गया सांसारिक पिरामिड। ये जो संसार है, दुनिया जहान है, उसका पिरामिड है ना, कि लोग इस लेवल पे हैं, जो सबसे नीचे वाले लेवल पे हैं, तो ये संसार के लोगों का पिरामिड है भैया। तो सांसारिक वर्ड यूज करो, प्रोवर्बियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आप पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 25 वाले पर, लार्ज स्केल डैश। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, यहाँ के एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया की पोजीशन ही बदल दे रहा है, ठीक है। तो आगे आ जाओ, लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लार्ज स्केल डैश क्या, लार्ज स्केल एंटीसिपेशन होगा क्या, आप भविष्य की उम्मीद कर रहे हो, एंटीसिपेट का मतलब एक्सपेक्ट करना फ्यूचर के बारे में, तो लार्ज स्केल एंटीसिपेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लार्ज स्केल मॉनिटरिंग होगी टेक्नोलॉजी की, ये भी नहीं होगी।
लार्ज स्केल इन्हेंसमेंट होगा, जब लगा होगा तब ना इन्हेंसमेंट होगा, अभी तो लगाना बाकी है, तो अभी लगा ही नहीं है, लगाना बाकी है, तो ये हटाओ यहाँ से। क्या होगा? लार्ज स्केल एडाप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सरकार के ऑफिसों में जो बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर ली जाएगी तब ये सारी चीज़ें आएगी, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एडॉप्टेशन लगेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। कौन सा था सेट? 1 दिसंबर 2022। ठीक है, पेपर कौन सा है? CGL का है। तो इसके हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। ठीक है, तो आप लोग हमको बताइएगा कि ये डिस्कशन, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। डिस्कशन में कुछ इम्प्रूव करना है या कुछ आप चाहते हैं अपनी ओर से कि सर ये चीज़ें बढ़ा दी जाएं, तो आप हमको सलाह ज़रूर दीजिएगा। आई वेलकम योर एडवाइस और आई एम वेटिंग फॉर योर एडवाइस, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आपके सुझाव की मुझे ज़रूरत है, तभी क्वालिटी और अच्छी इंप्रूव हो पाएगी। ठीक है, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ये भी लिख दीजिए कि वी आर सेटिस्फाइड, तो और ठीक है, वो भी अच्छा लगेगा। अगर आप पूछते हैं, सलाह देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम आपके रिप्लाईज़ का वेट करेंगे और आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में, 1 दिसंबर का जो आफ्टरनून वाला सेशन है उसमें मिलेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।